हेलो एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क लीगल केस में डीप डाइव करने वाले हैं जिसने इंडिया में मर्डर की डेफिनेशन को फॉरएवर चेंज कर दिया। सोचिए, एक कहानी जो एक छोटे से गांव की पॉलिटिक्स से शुरू हुई और सीधा सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्टोरिक फैसले पर जाकर रुकी। इट्स फैसिनेटिंग। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से स्टार्ट करते हैं। कानून की नज़रों में व्हाट एग्जैक्टली मेक्स अ किलिंग अ मर्डर? मतलब वो फाइन लाइन क्या है जो एक नॉर्मल किलिंग को कत्ल बना देती है? ट्रस्ट मी, ये जितना सिंपल साउंड करता है उतना है नहीं। और इसी लीगल पजल को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस पूरे लीगल पजल के सेंटर में है एक केस, एक एब्सोल्युटली लैंडमार्क केस, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस रियावरापू पुन्नैया। ये केस हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो सटल डिफरेंस है उसको समझाता है। एक तरफ है कल्पेबल होमिसाइड और दूसरी तरफ है मर्डर। सो लेट्स डाइव राइट इन। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिफरेंस को समझाने के लिए एक ब्रिलियंट एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि सोचिए, कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, लाइक अ ब्रॉड फैमिली ऑफ अनलॉफुल किलिंग्स, ठीक है? और मर्डर जो है वो उसी फैमिली की एक स्पीशीज है, मतलब एक स्पेसिफिक और ज्यादा सीरियस कैटेगरी। सिंपल टर्म्स में, हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है बट नॉट द अदर वे राउंड। समझ रहे हैं? हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। फ्लैशबैक टू द 1970s। जगह है आंध्र प्रदेश का एक गांव रोमपिचरला। यहाँ का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर काफी हीटेड था। पूरा गांव अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड हो चुका था और उनके बीच की दुश्मनी ने एक ऐसे ब्रूटल अटैक को जन्म दिया जिसकी गूंज सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो गांव की पॉलिटिक्स बेसिकली 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक तरफ कम्मा ग्रुप, जिसके लीडर थे इस केस के मेन अक्यूज्ड रेयावरपू पुन्नैया। उनके सामने था रेड्डी ग्रुप, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी था, भुट्टराजू ग्रुप। इनके बीच में काफी टाइम से टेंशन्स चल रही थी, एक पुरानी दुश्मनी थी। और बस यही आग धीरे धीरे सुलग रही थी, जिसने फाइनली एक सोची समझी प्री मेडिटेटेड अटैक की शक्ल ले ली। अब जो अटैक के फैक्ट्स हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है। विक्टिम का नाम था सरिकोंडा कोटामराजू, 55 साल के एक अनार्म्ड आदमी। सोचिए, एक सुबह वो अकेले कहीं जा रहे थे और तभी पुन्नैया और उसके साथी ने उन पर हमला कर दिया। और वेपन्स क्या थे? मोटी भारी लाठियां, लगभग 3 इंच मोटी। अटैक बहुत ही सैवेज और लंबा चला। उन्होंने स्पेसिफिकली विक्टिम के हाथों और पैरों को टारगेट किया। और ये सब कुछ मल्टीपल आई विटनेसेस के सामने हुआ, जिन्होंने बाद में कोर्ट में टेस्टिफाई भी किया। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 19। ये टोटल नंबर ऑफ इंजरीज हैं जो उस ब्रूटल असॉल्ट में विक्टिम को दी गई। और ये सिर्फ मामूली चोटें नहीं थीं, इनमें 7 फ्रैक्चर्स और 2 डिसलोकेशंस भी थे। Just this one number is enough to tell you about the gravity, the savagery of the attack. ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये एक exceptionally cruel attack था। Okay, now here's a very very crucial point. इतनी brutal मार के बाद भी कोटमराजू की डेथ ऑन द स्पॉट नहीं हुई। उनकी मौत हुई हॉस्पिटल में, अटैक के 21 घंटे बाद। रीजन? शॉक एंड हेमरेज, यानी इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरेस्टिंगली, कोई भी एक इंजरी उनके किसी वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट या ब्रेन पर नहीं थी, लेकिन सारी इंजरीज का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, उनका जो कंबाइंड इम्पैक्ट था, वो फेटल प्रूव हुआ। एंड ट्रस्ट मी, ये पॉइंट आगे जाकर लीगल बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। इस अटैक के बाद ऑफ कोर्स शुरू हुई एक लंबी लीगल बैटल। और ये कोई सीधा साधा केस नहीं था। जैसे जैसे केस कोर्ट सिस्टम में आगे बढ़ा, वर्डिक्ट्स बदलते गए। ट्रायल कोर्ट ने कुछ और कहा, हाई कोर्ट ने उसे कंप्लीटली ओवरटर्न कर दिया। और यही जो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट्स थे, यही इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। बेसिकली एक पूरा लीगल ड्रामा अनफोल्ड हुआ। सो लेट्स क्विकली ट्रेस द केसेस जर्नी। स्टेप 1, ट्रायल कोर्ट। उन्होंने पुन्नैया और उसके अकम्प्लिस को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया अंडर आईपीसी सेक्शन 302। सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर केस गया हाई कोर्ट। यहाँ फैसला पलट गया। हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को मर्डर से डाउनग्रेड करके कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। अब जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट इसे अग्री नहीं कर रही थी, सो उन्होंने हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की। द बिग क्वेश्चन वाज, एक ही केस पर 2 कोर्ट्स इतने डिफरेंट कंक्लूजन्स पर कैसे पहुंच सकती हैं? सो सुप्रीम कोर्ट में दोनों साइड्स ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स टेबल पर रखे।
स्टेट जो पिटिशनर थी उनका कहना था कि लुक ये अटैक डेलिब्रेट था, प्रीमेडिटेटेड था, इंटेंशन था ऐसी चोट पहुंचाने का जो सफिशिएंट टू कॉज डेथ हो। उनका पॉइंट था कि भले ही कोई एक चोट वाइटल ऑर्गन पर ना हो, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो फेटल था ही। ऑन द अदर हैंड अक्यूज्ड का आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि उनका कत्ल का कोई इंटेंशन यानी मेंस रिया नहीं था, अटैक इम्पल्सिव था और उन्होंने जानबूझकर सिर्फ नॉन वाइटल पार्ट्स जैसे हाथ और पैर टारगेट किए। उन्होंने ये भी कहा कि 21 घंटे बाद डेथ होना प्रूव करता है कि उन्हें सिर्फ नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है, इंटेंशन नहीं था। और यही वो पॉइंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने आई मस्ट से एक लीगल मास्टर क्लास डिलीवर की। उन्होंने सिर्फ इस केस पर वर्डिक्ट नहीं दिया, बल्कि फ्यूचर के सारे केसेस के लिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उन्होंने जीनस, स्पीशीज और इंटेंट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में इन शब्दों का इस्तेमाल किया, एंड आई कोट, culpable homicide is genus and murder its species. All murders are culpable homicides, but not vice versa. बूम! इस एक लाइन ने पूरे कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना दिया और आज ये लाइन इंडियन क्रिमिनल लॉ का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल बन चुकी है। अब आते हैं उस लीगल प्रोविजन पर जो इस केस का अ सॉर्ट ऑफ हार्ट है। आईपीसी सेक्शन 300 क्लॉज 3। ये क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है कि कोई एक्ट मर्डर तब माना जाएगा जब वो किसी को बॉडीली इंजरी देने के इंटेंशन से किया गया हो और वो जो इंटेंडेड इंजरी है वो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ हो। बेसिकली अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उस इंजरी से डेथ हो सकती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूआंस ऑफ दिस केस। देखिए, लॉ ये नहीं पूछ रहा कि क्या अटैकर का इंटेंशन विक्टिम को मारने का था। नहीं, लॉ ये पूछ रहा है कि क्या अटैकर का इंटेंशन ऐसी इंजरी देने का था जो नॉर्मली फेटल होती है। द की पॉइंट इज दिस, फोकस एक्ट के इंटेंशन पर है, आउटकम के इंटेंशन पर नहीं। भले ही आपका इरादा जान लेने का ना हो, लेकिन अगर आपका इरादा ऐसी चोट देने का है जो मौत के लिए सफिशिएंट है, देन इट्स मर्डर। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए कोर्ट ने एक फैंटास्टिक एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, इस अटैक को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई एक कार के क्रिटिकल पार्ट्स को वन बाय वन तोड़ रहा है। पहले इंजन तोड़ दिया, फिर स्टीयरिंग, फिर ब्रेक्स। हो सकता है हर एक पार्ट तोड़ने से कार इमीडिएटली क्रैश ना हो, लेकिन जब आप इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स तोड़ देते हैं तो कार का क्रैश होना इनएविटेबल हो जाता है। इट्स बाउंड टू हैपन। ठीक उसी तरह इस केस में अटैकर्स ने बॉडी के इतने पार्ट्स को डैमेज किया कि उन सब इंजरीज का कंबाइंड रिजल्ट डेथ ही होना था। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस और लीगल प्रिंसिपल्स को केयरफुली कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंची और ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जो इंडियन क्रिमिनल लॉ के लिए एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुआ। सो हियर इट इज द क्लाइमैक्स। कोर्ट का जो फाइनल व्यू था वो इस कोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। फॉर्मिडेबल वेपन्स, savage execution, helpless victim, irresistibly lead to conclusion, injuries intentionally inflicted. बेसिकली कोर्ट ने कहा कि इतने भारी हथियार, इतना ब्रूटल अटैक और एक निहत्था विक्टिम, इन सब चीजों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इंजरीज जानबूझकर दी गई थी। कोर्ट को इसमें कोई डाउट नहीं था कि अटैकर्स का इंटेंशन ऐसी चोट देने का था जिसे लॉ मर्डर कंसिडर करता है। टू द फाइनल वर्डिक्ट वाज दिस, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की अपील एक्सेप्ट की, हाई कोर्ट की डिसीजन को ओवरटर्न किया और ट्रायल कोर्ट का जो मर्डर कन्विक्शन था उसे रीस्टोर कर दिया। रायावारापू पुन्नैया और उसके अकॉम्प्लिस को आईपीसी सेक्शन 302 के अंडर मर्डर का दोषी माना गया और उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को बरकरार रखा। केस क्लोज्ड। लेकिन वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस केस का इम्पैक्ट कोर्टरूम से कहीं आगे तक गया। ये वर्डिक्ट पुन्नैया प्रीसिडेंट बन गया, एक ऐसा रूल जिसे आज ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी इंडियन कोर्ट्स फॉलो करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी लास्टिंग लेगेसी क्या है। देखिए, इस जजमेंट की लेगेसी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नंबर 1, इसने क्यूमुलेटिव इंजरीज टेस्ट इस्टेब्लिश किया, यानी मल्टीपल इंजरीज मिलकर भी मर्डर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं। नंबर 2, इसने सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर फ्रेज को क्लैरिफाई किया। आज भी जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच डिस्टिंग्विश करना होता है तो ये केस सबसे ज़्यादा साइट किया जाता है। और इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के अंडर भी इसके प्रिंसिपल्स वाइटल हैं। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
ये केस ब्रूटल असॉल्ट के मामलों में सजा को लीनियनली डाउनग्रेड होने से रोकता है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर अप्लाई करके देखते हैं। सोचिएगा इसके बारे में। मान लीजिए एक अटैकर का इंटेंशन सिर्फ एक सीरियस बट नॉन फेटल इंजरी देने का है, लेकिन विक्टिम को एक ऐसी अननोन कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अटैकर को नहीं पता, और उस इंजरी की वजह से विक्टिम की डेथ हो जाती है। अब बताइए, क्या ये मर्डर होगा? इस पर सोचना जरूरी है, राइट? वेयर शुड द लॉ ड्रॉ द लाइन? कानून को कहाँ वो लकीर खींचनी चाहिए? क्या इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आउटकम? इसमें राइट या रॉन्ग का डिसीजन लेना काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इस ट्रिकी सवाल पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।